गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र कुमार दुबे एन के सर। कल हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बारे में, जिसमें मैंने आपको व्हाट और हु का प्रयोग बताया था। और मैं आपको याद दिला दूसरों में है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। कल मेरे एक व्यूअर ने कॉल किया था मुझे, जो जान पहचान के हैं और बड़े टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पूछा था कि सर, जो आपने बट लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वो चीज़ कुछ नया दिख रहा है। और बट का प्रयोग तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में देखा है, क्योंकि फैन बॉयज फार्मूला से हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें फैन बॉयज में पहले ही बट का नाम आता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप सबऑर्डिनेटिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट है। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड आपको देखना पड़ेगा उसे क्लियर करने के लिए। तो बट का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग में भी होता है और सबऑर्डिनेटिंग भी होता है। ये सिचुएशनल है। दरअसल क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शन है वो ये है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दीज 8 पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो शब्द हैं उनके यूज के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से ये सेम वर्ड कहीं प्रोनाउन होते हैं और कहीं एडजेक्टिव होते हैं। अब उसमें कुछ अलग तरीका है उसे आइडेंटिफाई करने का। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं दिस इज अ पेन, तो इसमें दिस के बाद आप वर्ब लगाते हैं तो प्रोनाउन हो जाता है। और दूसरा वही दिस पेन इज माइन, तो दिस के साथ नाउन जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव हो जाता है। सेम वर्ड दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले वाले में हुआ और दूसरे वाले में एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच ऑफ यू, ये प्रोनाउन हो गया। और ईच बॉय या ईच गर्ल अगर नाउन जोड़ देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। वैसे ही बट है, अगर हम कहें कि नन बट मोहन डिड इट, मोहन को छोड़कर किसी ने इसे नहीं किया, तो वहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाता है। जबकि उसी सेंटेंस को अगर बट को उसी कंजंक्शन को बट को आप दूसरे तरह से यूज करते हैं जो अपने एंटीसीडेंट को रेफर करता है, तो वहाँ वो बन जाता है सबऑर्डिनेटिंग। आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी मिल रहे हैं, और ये पता चल रहा है कि मेरे व्यूअर्स अच्छी तरह से रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। तो इसके लिए थैंक्स अलॉट। आते हैं पॉइंट पे। ये मैंने लिखा है हूँ, क्योंकि व्हाट और हु का प्रयोग तो मैंने कल आपको बताया था। ये है होम का। होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस आप जानते ही हैं कि नाउन का प्रोनाउन का दोनों का, चूंकि नाउन का जो काम होता है वही प्रोनाउन का होता है, तो जो जो फंक्शन नाउन का होगा वही फंक्शन प्रोनाउन का होगा। तो हु का प्रयोग हम नॉमिनेटिव में भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं। लेकिन हुम जो है ये एंशिएंट वर्ड है, अभी मॉडर्न में हु का ही प्रयोग नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों में किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन इज द बॉय, मैंने लिखा है ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का कि मोहन इज द बॉय whom I gift a watch every year. मोहन इज द बॉय whom I gift a watch every year. मोहन ही वह लड़का है जिसको हर साल मैं एक घड़ी गिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब ये रिलेटिव है। इससे पहले का जो पार्ट होता है वो एक अलग क्लॉज बनता है और यहाँ से दूसरा क्लॉज बनता है। तो यहाँ से उठाते हैं, मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यानी यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। तो और ये द बॉय जो है इसका कम्प्लीमेंट हो गया, ये अपना सेंस क्लियर कर सकता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मोहन इज द बॉय। अब है कि हूम आई गिफ्ट अ वॉच। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं होम से, ये कनेक्टर का काम करता है और यहाँ से शुरू होता है दूसरा सेंटेंस। तो इसमें हम पाते हैं कि आई सब्जेक्ट है, गिफ्ट इसका वर्ब है और वॉच यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। कोई वस्तु होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैं इसको डीओ लिखता हूँ। डीओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चूँकि वॉच किसी से जो एक्शन लेता है, जो सब्जेक्ट है एक्शन को डन करता है, उसके
द्वारा सबसे पहले क्रिया संपादित होती है वॉच पे, उसके बाद वॉच पर्सन तक पहुंचती है। इस तरह से वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम बनता है। अब समझते हैं इसी को कि होम हम किसको कह रहे हैं। मोहन इज द बॉय होम, जहाँ होम का मतलब हो गया जिसे या जिसको। जब इसके बाद जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है हु हुम व्हिच व्हाट व्हिच, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, तो इनके साथ जब हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं तभी ये क्वेश्चन बना पाते हैं। अगर इनके साथ हम तुरंत कोई सब्जेक्ट रख देते हैं तो ये रिलेटिव का काम कर जाते हैं। यानी यहाँ पर हम हुम का मतलब किसको नहीं बल्कि जिसको या जिसे से रखेंगे। तो मोहन ही वह लड़का है जिसको या जिसे आई गिफ्ट अ वॉच एवरी ईयर, जिसे मैं हर साल एक घड़ी देता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। तो हुम हम किसको कह रहे हैं, बॉय को कह रहे हैं। ये बॉय क्या है, नाउन है, क्योंकि इसी नाउन के बदले हुम का प्रयोग हुआ है। इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। जो पूर्ववर्ती शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दूसरे पार्ट का हिस्सा है, दूसरे सेंटेंस होम किस में है, नेक्स्ट पार्ट में है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, ये फर्स्ट वाले पे है। मोहन इज द बॉय, इसमें जो बॉय है जब तक बॉय नहीं आता है उसके साथ नहीं जुड़ता है वो अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि अगर कहें कि जिसे मैं प्रतिवर्ष एक घड़ी दान देता हूँ, तो यहाँ जिसे कौन है यह जानना जरूरी है कि वो किसे कहा जा रहा है। तो ये स्पष्ट होता है जब हम इस वाई को फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि मोहन ही वो लड़का है। यानी हम ये जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रॉपर नाउन है और ये इसका कॉमन नाउन है। यानी मोहन ही बॉय है, बॉय ही मोहन है और इसी बॉय के बदले हम का प्रयोग हुआ है। तो पहली चीज़ हो गई कि ये हो गया एंटीसीडेंट जो प्रिंसिपल क्लॉज में है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसकी डिपेंडेंसी प्रिंसिपल क्लॉज पे बनी हुई है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये पार्ट जो है सबऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम पाते हैं कि आई सब्जेक्ट है और गिफ्ट वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए वॉच है, लेकिन हुम भी इसका ऑब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट है क्योंकि ये व्यक्ति को कहा जा रहा है, ये वस्तु है। वस्तु जो होता है पहले क्रिया वस्तु होती है, वस्तु व्यक्ति तक बाद में पहुँचता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हुम का प्रयोग। अब आते हैं नेक्स्ट हुज के प्रयोग पर। हुज का मतलब होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव में इसका अर्थ होता है किसका, लेकिन जब हम रिलेटिव में इसका प्रयोग करते हैं तो ये बन जाता है जिसका। यानी किसी का अधिकार बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं हुज का। आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी सेंटेंस पे बना लेते हैं। मोहन इज द बॉय हुज bicycle is lost. मोहन इज द बॉय हुज बाईसाइकिल इज लॉस्ट। अब किसकी, हुज से पता चलता है कि उसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है, किससे वो रिलेट करता है। तो मोहन है, किसका, तो मोहन का। ठीक है, और मोहन वो लड़का है, ये इसके बदले आया है कॉम्प्लीमेंट। तो मोहन ही वह लड़का है जिसकी, गौर कीजिएगा, मोहन ही वह लड़का है जिसकी साइकिल खो गई है। तो ये हुज मोहन के अधिकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पता चलेगा कि मोहन, आंसर क्या आएगा। अगर कोई पूछे कि हुज बाइसिकल इज लॉस्ट तो आंसर देने वाला कहेगा कि मोहन्स बाइसिकल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे ये मोहन्स जो है ये नाउन का केस है, नाउन का पोसेसिव है और हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज किए हैं उसके बदले। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाया है जो पोसेस करने के लिए आया है, यानी कहें तो मोहन्स के बदले वो हुज का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हुज का प्रयोग कैसे पोसेसिव में होता है। अब इसमें ये चूँकि पोसेसिव केस है तो पोसेसिव को हम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में तो यूज नहीं कर सकते। नॉमिनेटिव के लिए हु है और पोसेसिव के लिए हुज है, ऑब्जेक्टिव के लिए हुम है। अब एक चीज़ आपको यहाँ और बता दें, अगर चाहें हम तो हुम की जगह हु भी लगा करके हम ऑब्जेक्टिव केस बना सकते हैं कि मोहन इज द बॉय हु आई गिफ्ट अ वॉच एवरी ईयर। तो चूंकि हमको सब्जेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है इसलिए इसका सब्जेक्ट का चांस ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के लिए ही ये बचा हुआ है। तो ऐसे भी हम
बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमने व्हाट पढ़ लिया, हु पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया, और अब है विच। विच का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो देखिए, विच का प्रयोग हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सा। ये सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी छांटने के लिए। ठीक है, छांटना कह सकते हैं कि छांटना के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब कई चीज़ों में से हम किसी एक या दो या चार को बताना चाहते हैं कि बस हम चार की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, बाकी का नहीं, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट द वॉच विच वॉच gifted to me by my father। समझिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने वो घड़ी खो दी है। कौन सी, कौन सी घड़ी खो दी है? देखो यहाँ विच क्या कहता है, कौन सी। तो अब कौन सी या कौन सा, जो कि जब रिलेटिव की तरह काम करेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कि। सारे वॉचेस की बात नहीं है, वॉच और भी हो सकता है, 2 4 10 हो सकते हैं, लेकिन ये वो वाला वॉच है जो पिताजी ने गिफ्ट किया था। इसलिए ये छांटने वाली बात हो गई कि बहुत सारे वॉच में से हम सिर्फ उस वॉच की बात कर रहे हैं जो पिताजी ने गिफ्ट किया था। तो आई हैव लॉस्ट द वॉच विच वॉच गिफ्टेड। अब यहाँ देखो, विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर, इसमें ये वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, और गिफ्टेड जब ऑक्सिलरी वर्ब वॉज के बाद से वर्ब का फॉर्म ऐसे आता है गिफ्टेड, तो ये V3 माना जाता है। ये आप पढ़े हैं कि एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो है वॉइस के साथ V3 आता है, और एक आप पैसिव वॉइस बनाते हैं जहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वॉज के बाद ये गिफ्टेड जो आया है ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का मतलब ये हो गया कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में विच का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। ठीक है, पैसिवली बोला जा रहा है, इसलिए विच ही यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, विच वॉज गिफ्टेड टू मी, और यहाँ खुद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बाय माई फादर ये एजेंट हो गया। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है फादर, या मी भी ऑब्जेक्ट है, फादर भी है। तो यहाँ पे हम पाते हैं विच नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस करते हैं। यहाँ विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव केस में, आई हैव लॉस्ट द वॉच which I bought the last month। I have lost the watch which I bought the last month। मैंने वो घड़ी खो दी है जो पिछले महीना खरीदा था। तो इसमें हम पाते हैं कि ये आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, V2 हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है, और ये टाइम हो गया द लास्ट मंथ। तो यानी हमें टाइम तो मिल गया रेस्ट पार्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो ये आई बॉट व्हाट, हमने क्या खरीदा, तो आई बॉट द वॉच, क्या खरीदा, वॉच खरीदा। और ये विच किसके लिए आया है, हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जब प्रयोग होता है तो वो अपने पहले आने वाले नाम के लिए आता है, यानी वॉच के बदले ही विच का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारे पास आई है, वर्ब बॉट है, और इसका ऑब्जेक्ट वॉच है। तो ये ऑब्जेक्ट है वॉच, और इसके बदले जो प्रोनाउन आया वो ऑब्जेक्टिव केस में आया, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई ऑलरेडी इसमें है बॉट क्रिया का।
तो सब्जेक्ट यहाँ है, ये हो गया वर्ब और विच इसका ऑब्जेक्ट है। तो पहले वाले में हमने पाया कि विच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, और यहाँ पे हम पाते हैं कि सेम वर्ड विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। मैं समझता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। और दैट का प्रयोग ऐसे नॉर्मली सबके लिए, पर्सन के लिए, थिंग के लिए, सबके लिए दैट का प्रयोग हो जाता है। नॉमिनेटिव केस में भी हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे आई मेट द बेगर, हु भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। हु वाज, दैट वाज ड्रंकन yesterday. I met the beggar that was drunken yesterday. मैं उस भिखारी से मिला जो कल पिया हुआ था। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ ड्रंकन वाज, ठीक उसी तरह से पैसिव वॉइस का तरीके, ये V3 हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये नॉमिनेटिव केस में हो गया। ये हु कहो या दैट कहो, नॉमिनेटिव केस में हो गया। ऑब्जेक्टिव केस में कहें, आई सा drunken beggar that was, या who was, दोनों में कोई लगा सकते हैं, who was singing loudly. I saw a drunken beggar that was singing loudly. तो यहाँ पे हम पाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में हो गया, ये बिफोर हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट की तरह हो गया। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में हो गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस के हिसाब से नॉमिनेटिव केस हो गया। और अगर इसको पलट देते हैं, है ना, जैसे आई सॉ ड्रंकन beggar that I scolded for drinking too much. I saw a drunken beggar that I scolded for drinking too much. मैंने कल एक पिए हुए भिखारी को देखा जिसे मैंने ज़्यादा पीने के लिए डांटा। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि आई सब्जेक्ट हो गया, स्कॉल्डेड वर्ब हो गया, यानी दैट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। स्कॉल्ड किसे किया, तो बेगर को किया, और इसके बदले ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो इस तरह से एक अगर समझ में आपके आ गया इसी तरह से कि नॉमिनेटिव केस में कैसे यूज होगा, तो और ऑब्जेक्टिव में किसी एक का एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सबका एग्जाम्पल आ जाएगा। अब रहते हैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि हमने व्हाट का, हु का, हुम का, व्हिच का, विच का, दैट का, इनका यूज तो सीख लिया। अब रहा बट का, जिस पर एक क्वेश्चन भी था कि सर बट का यूज कैसे हो जाता है, तो उसका एग्जाम्पल दे रहा। There is no rose but thorn. कोई गुलाब नहीं है जिसमें कांटा न हो, कांटा न हो। ये जो बट आया है, ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट का है रोज के लिए। जिसमें किसको कहा गया है, जिसमें गुलाब को कहा गया है, और गुलाब ये है, रोज ये नाउन है, और इसी के लिए
ये बट का प्रयोग किया गया है जिसमें कांटा न हो। तो ऐसे कंडीशन में एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम बट सॉल्यूशन। देयर इज नो प्रॉब्लम बट सॉल्यूशन। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। तो बट सॉल्यूशन का मतलब है कि विच हैज नो, अगर कहें यहाँ से इसका सेंस, तो इसका होगा कि विच हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, बट सॉल्यूशन का तात्पर्य है विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसका समाधान न हो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नाउन है। प्रॉब्लम एक वर्ड है, नाउन है, और इसके बदले बट का प्रयोग आया है कि ऐसी समस्या कोई नहीं है जिसका, तो जिसका किसको कहा जा रहा है? प्रॉब्लम को, जिसका कोई समाधान ना हो। तो यहाँ पे दोनों से हम पाते हैं कि बट का प्रयोग सबऑर्डिनेट में हो गया। अब देखो सबऑर्डिनेट क्यों हो गया? खाली अगर इतना कहो कि जिसका, हाँ, बट सॉल्यूशन, जिसका समाधान ना हो, तो आखिर किस बात को कहा जा रहा है कि जिसका समाधान ना हो? तो इसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। प्रॉब्लम जब तक नहीं आता है कि हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो प्रॉब्लम बिना जुड़े ये अपने सेंस को क्लियर नहीं करता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास में है। आपको बता दें बट से एडजेक्टिव क्लास बनता है यहाँ पे सबऑर्डिनेट कनेक्शन में, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को बट क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये एडजेक्टिव क्लास हो गया। इसमें भी देख सकते हैं कि रोज नाउन है और बट इसी को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, जिसमें कांटा ना हो, इसकी खासियत को दर्शा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बनता है इससे। तो मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर सेटिस्फाइड हुए होंगे। जिस मेरे प्रिय बंधु ने बट के बारे में पूछा था, उम्मीद है कि वो भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। और अब आता है एज का प्रयोग। तो एज का प्रयोग 3 कंडीशन में होता है। चूँकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मैं 20 मिनट के अंदर का ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आसानी से उसे अपलोड कर दूँ। तो एज का प्रयोग जो होता है, इसका कंडीशन है कि जब हम सच लगाते हैं तो इसके साथ एज का प्रयोग करते हैं, द सेम लगाते हैं तो उसके साथ एज का प्रयोग करते हैं, और एज मेनी लगाते हैं तो इसके साथ भी हम एज का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मिस्टर सीपी पांडे, मिस्टर सीपी पांडे इज सच अ टीचर as I respect, या वी रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मिस्टर सीपी पांडे इज सच अ टीचर एज आई रिस्पेक्ट। तो आई रिस्पेक्ट में आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो है टीचर। किसको कहते हैं? आई रिस्पेक्ट अ टीचर। और टीचर कौन है? सीपी पांडे। क्योंकि सीपी पांडे का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है ये सीपी पांडे है, और इनका कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, और इस टीचर के लिए यूज किया गया है आई रिस्पेक्ट अ टीचर, ये नाउन हो गया। और इसी नाउन के बदले एज का प्रयोग किया गया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जो है ना, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है उसके हिसाब से सच लगने पे एज ही लगाना चाहिए, हूँ नहीं। हम चाहें तो इसके जगह हूम का प्रयोग कर सकते हैं, whom I respect। ठीक है, मिस्टर सीपी पांडे इज सच ए टीचर whom I respect। मिस्टर सीपी पांडे एक ऐसे शिक्षक है जिनका मैं सम्मान करता हूँ। तो यहाँ पे हम पाते हैं आई सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, और whom ऑब्जेक्ट हो गया। whom किसको कह रहा है? टीचर को कह रहे हैं। तो ये whom ऑब्जेक्टिव केस में जो आ रहा है, यही काम तो एज हमारा कर रहा है, तो एज यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया है। अब
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सच का हो गया। अब है द सेम, माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स। अब योर्स का मतलब है कि योर्स इज, ठीक है। माई प्रॉब्लम इज द सेम एज योर्स इज। मेरी समस्या वैसी ही है जैसी आपकी है। तो आपकी का मतलब है कि एज योर प्रॉब्लम इज, तो हमने प्रोनाउन लगाया है यहाँ पे, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स। तो योर्स लगने के बाद कोई हमको नाउन देना नहीं है, ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसका मतलब है योर्स इज, जो आपकी समस्या है वैसे ही मेरी समस्या है। तो इस तरह से यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और एज सेम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एज मैनी का है, आई रीड एज मैनी novels as I can. I read as many novels as I can. यानी मैं उतनी नॉवेल्स पढ़ता हूँ जितना मैं पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, कैन वर्ब हो गया, और किसको आई कैन, तो आई कैन रीड नॉवेल्स है, नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है, और नॉवेल्स के बाद एज आया है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सच के साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, द सेम के साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और एज मैनी के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का काम एज करता है। और बट का मैंने बता दिया। तो हु, हुम, हुज, वाट, विच, दैट, बट, एज, सबका आपने जो समझ लिया नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में। और ट्राई कीजिएगा, इसको बार बार लिखिएगा, याद कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड विद नेक्स्ट प्रोनाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।